हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इससे एक रिजल्ट निकालेंगे पॉइसन ब्रैकेट की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन की गई है। ओके बेटा, देखो, लेट फाई एंड साई are two functions of generalized coordinates, ठीक है, q1 q2 so on qn and generalized momentum p1 p2 so on pn and time t। जैसे देखो, अगर हम सिंपल सी चीज़ है, कोई भी फंक्शन मेरे पास होता था, हम बोलते थे ये फंक्शन है इनका। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता था मेरे पास, टाइम, दिस इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दिस इज जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक वेरी करती थी। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाता था, यहाँ से Q1 Q2 Q3 सो ऑन करते करते मेरे पास आ जाता है ये Qn। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आता था मेरे पास P1 P2 सो ऑन करते हम चल जाएंगे Pn तक। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ बोली हुई है, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि मेरे पास टी हो टाइम हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इस तरीके से जनरलाइज्ड मोमेंटम, ऐसे नहीं बोला। यहाँ पे इन्होंने सिंपल खोल के बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पे फाई और साई दो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है। किसके फंक्शन है वो मेरे पास, एक तो टाइम के फंक्शन है, दूसरे मेरे पास जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के हैं, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगी ना मेरे पास, एंड थर्ड जो है वो जनरलाइज्ड मोमेंटम के। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे हम जो जो फंक्शन ले रहे हैं, दो फंक्शन, वो हम ले रहे हैं इनकी फंक्शन। ठीक है, या आप किस तरीके से लिख सकते हो कि फाई मेरे पास फंक्शन है टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है, और जनरलाइज्ड मोमेंटम का। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे टी क्यू आई, यहाँ पे क्यू आई और पी आई। ठीक है, जहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक वेरी कर रही है। इतना क्लियर, यही चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली साई जो मेरे पास फंक्शन है वो टाइम का है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का है और जनरलाइज्ड मोमेंटम का है। और आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक वेरी कर रही है। इतना क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और ऐसे भी। ओके बेटा, अब देखो, जब मेरे पास यहाँ पे फाई और साई दो फंक्शन लिए गए हैं जो कि मेरे पास इनके फंक्शन है, तब हमारे पास जो पॉइसन ब्रैकेट होगा ऑफ फाई एंड साई वो किस तरीके से डिनोटेड होगा, इस तरीके से। ठीक है, पहले फाई लिखा जाएगा, देन दूसरा मेरे पास साई लिखा जाएगा और इस तरीके से ब्रैकेट और बीच में कॉमा। ठीक है, एंड डिफाइन बाय, किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो देखो। अब देखो बेटा, इसको जो डिफाइन किया गया है ना, तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो ध्यान से समझना। क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। और हम पढ़ेंगे ऐसे ही। देखो, जब पहले यहाँ पे देख ये साइन होता है, यहाँ पे फाई एंड साई और दिस, जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस तरीके से, पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, ये पॉइसन ब्रैकेट हो गया ऑफ, पहले जो है उसको फाई एंड साई। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे साई पहले होता और फाई बाद में होता तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ साई एंड फाई। जो पहले होगा उसको पहले लेंगे और जो बाद में होगा उसको बाद में बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, और इसका हो जाएगा पॉइसन ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ साई एंड फाई। ठीक है, पहले को पहले, बाद वाले को बाद वाले में। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो, सबसे पहले आएगा मेरे पास समीशन, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी करेगी, फिर यहाँ पे दिस। अब देखो, जो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले होगा हम लिखेंगे पहले उसको, कल फाई कल साई, जो पहले होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, फिर लिख दो कल फाई कल साई। इतना क्लियर।
अब यहाँ पे दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात जब भी करते हैं तो हम कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की पहले करते हैं, फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम की बाद में करते हैं। तो पहले आएगा मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर? कल पी आई, फिर यहाँ पे इसका कर दो अपोजिट, यहाँ पे पी आई और यहाँ पे क्यू आई। देख लो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बेटा। कल 5 अपॉन कल क्यू आई, कल साई अपॉन कल पी आई, माइनस कल 5 अपॉन कल पी आई, कल साई अपॉन कल क्यू आई। सेम वही चीज़ आगे। ध्यान रखने का तरीका सिर्फ इतना ही है, पहले ये फिर ये माइनस सेम। फिर जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ही बेस पे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम मानते हैं, ठीक। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम जनरलाइज्ड मोमेंटम लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो हम लेते हैं px। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेना है, फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब देख लेते हैं एक बार और। तो हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे फाई एंड साई, जो कि मेरे पास फंक्शन किसके होंगे, टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम के, दोनों के दोनों, ठीक है। और हमारे पास जब ये दो फंक्शन हैं तो इनका पॉइसन ब्रैकेट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कल समेशन आई गोज टू 1 to n, ठीक है। कल फाई कल साई, माइनस कल फाई कल साई, फिर यहाँ पे कल क्यू आई कल पी आई, माइनस यहाँ पे इनको आपस में पलट दिया। तो इस तरीके से इसको आपने ध्यान रखना है, क्रैमिंग नहीं करने की जरूरत, ना याद करने की जरूरत, सिर्फ माइंड में सेट करना है कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे तो वहाँ पे हम ये ऐसे ही करने वाले हैं कि जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद में। पहले वाले पे आएगा मेरे पास क्यू आई और बाद वाले पे आएगा पी आई, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट। तो कभी भी अगर आपको डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, तो आप सिंपल सा ये चीज़ लिखना कि मैं दो फंक्शन लूँगी फाई एंड साई, आप कुछ भी मान सकते हो अपनी साइड से, जो कि दोनों फंक्शन मेरे पास इनके फंक्शन होंगे, ठीक है, टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, जनरलाइज्ड मोमेंटम के। तो उनका पॉइसन ब्रैकेट जो होगा इसको हम रीड करेंगे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, ठीक है। और उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके बेटा, अब इससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन आती है तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन लिखना है यहाँ तक, किस तरीके से पॉइसन ब्रैकेट, हमारे पास दो फंक्शन का पॉइसन ब्रैकेट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब जो आगे का मैं आपको करा रही हूँ बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम आ जाती है मतलब एग्जाम में, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है, तो किस तरीके से डिफाइन किया गया उसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस फाई की जगह मैंने रख दिया क्यू जे और इस साई की जगह रख दिया मैंने एच। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे अगर रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, समीशन एज इट इज, यहाँ पे फाई की जगह क्यू जे और साई की जगह एच, सिर्फ इतना ही चेंज करना है, ठीक है। और आप इसको, अगर ये चीज़ आपके माइंड में नहीं है तो अब इसका पॉइसन ब्रैकेट आप किस तरीके से ओपन करोगे तो वो चीज़ समझ लेना। देखो मेरे पास है ये, ठीक है। तो पॉइसन ब्रैकेट में पहले यहाँ पे आएगा समीशन आई गोज टू 1 to n, फिर देखो यहाँ पे पहले वाला, यहाँ पे पहले ये वाला, ठीक है। और जो दूसरा है उसको यहाँ पे माइनस साइन, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर हमारे पास जो यहाँ पे पहले होता है, पहले हम लेते हैं कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम, फिर पलट दो, इसको पलट दिया तो यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं ध्यान है और कहीं पर ये चीज़ ओपन करने के लिए आ जाए तो आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है बेटा, कि समेशन आई गोज टू 1 to n,
फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम, फिर इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। आगे आपको कि किस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगर मैं क्यू जे को पी आई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0, ठीक है। क्यों? देखो, जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में करें, जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है, वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो अगर मैं इसको एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे कहने लग जाऊँ कि मैं इसको जेड के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये तो मेरे पास 0 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो इसका फंक्शन है ही नहीं है। क्योंकि जब भी ये मेरे पास आएगा निकल के तो ये इनकी टर्म्स में ही तो होगा, ये इसका फंक्शन है तो इनकी ही टर्म्स में होगा। अब मैं इनकी टर्म्स में निकालूंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा, बट जब जेड का फंक्शन ही नहीं है तो इसके रिस्पेक्ट में करूँगी तो 0 ही आएगा। तो सिमिलरली मेरे पास क्या क्यू जे पी आई का फंक्शन हो सकता है, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास, क्या जनरलाइज्ड मोमेंटम के फंक्शन हो सकते हैं? नहीं, बहुत आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसका पी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 0। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये हिंट्स देने के लिए था। और सिंपल सी चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे हम फंक्शन लेके चल रहे हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, Q1 का अगर मैं Q1 का P1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने लग जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। Q2 का P2 के रिस्पेक्ट में, Q2 का P1 के रिस्पेक्ट में, Q2 का Pn के रिस्पेक्ट में, ये सब 0 ही तो बन जाएंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, ओके बेटा। तो ये चीज़ 0 हुई तो मेरे पास पूरा का पूरा 0 हो गया, मेरे पास रिमेनिंग बचा ये। अब इसकी जगह मैंने ये चीज़ कैसे लिखी वो चीज़ ध्यान देना बेटा। देखो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं समीशन ओपन करना शुरू करूँ तो मेरे पास आई की वैल्यू मैंने 1 पुट की, प्लस आई की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ 2 पुट कर दिया। फिर सो ऑन करते करते मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू जे भी पुट करी, ठीक है। और प्लस सो ऑन करते लास्ट में मेरे पास है एन पुट कर दिया। अब मेन माइंड में ये चीज़ आती है कि यहाँ पे हमने जे पुट क्यों किया। देखो जब हम यहाँ पे क्यू आई की अगर मैं बात करूँ और आई मेरे पास वेरी कर रहा है 1 2 से लेके एन तक, तो मेरे पास यहाँ पे टर्म्स क्या आएंगी? Q1 Q2 से लेके Qn तक, ये टर्म्स ही तो हैं। अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू में 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास Q1 आएगा। j की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो Q2 आएगा। j की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो Q3 आएगा। तो एक बात समझो, जब मैंने यहाँ से i की वैल्यू पुट करना शुरू किया तो मेरे पास यहाँ पे Q1 आया, Q2 आया, ठीक है। सो ऑन करते Qn आया, तो चलता चला जाएगा Q1 से लेके Qn तक ही चलता जा रहा है। अब जब मैं यहाँ पे Qj की बात कर रही हूँ, Qj की, तो Qj की वैल्यू मेरे पास अगर j की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो वो इसके अंदर से ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर 2 रख रही हूँ तो Q2 भी तो इसमें से मिल रहा है मुझे, j की वैल्यू 3 रख रही हूँ तो Q3 भी तो इसमें से ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास j है वो मेरे पास इन्हीं में से तो आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं j की यहाँ पे j क्यों रखा मैंने? j इसी में से ही तो आ रहा है, j की वैल्यू तो 1 2 से लेके n तक जा रही है, ठीक है बेटा। तो जब हम यहाँ पे Q1 Q2 रखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पास बीच में Qj भी तो आएगा। अब ये Qj मेरे पास Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है और Qn भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जो ये Qj मेरे पास निकल के आ रहा है ये मेरे पास इन्हीं में से तो आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा रीज़न भी मैं बताऊंगी क्यों। अब ये चीज़ समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे Qj को अगर मैं Q1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 0। इसका करूँगी क्योंकि क्या मेरे पास Qj Q1 का फंक्शन हो सकता है? नहीं, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा ये। कैसे? Qj को Qj से अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा दिस। तो यहाँ पे मेरे पास 1 था मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी,
ठीक है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रख सकते हो, देखो मेरे पास, अगर मेरे पास Q1 को Q2 के रेस्पेक्ट में करूं, Q2 Q1 को, सॉरी पहले यहाँ पे 1 रख लेते हैं, फिर Q2 रख लेते हैं, ठीक है, 1 Q3 सोन करते करते अगर हम जाएं, मतलब मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो Q1 को Q1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, पर क्या Q1 को Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसकी वैल्यू क्या, 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो जब सेम सेम होंगे तभी हमारे पास 1 आएगा, जब डिफरेंट होंगे तो सबके सब क्या बन जाएंगे, 0। तो वही चीज यहाँ पे किया है कि जब मैं यहाँ पे i की वैल्यू j पुट करूंगी तभी मेरे पास ये दोनों, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1 और मेरे पास बचेगा ये। अगर मैं i की वैल्यू j पुट नहीं करती, मतलब कुछ डिफरेंट पुट कर देती हूँ j से, जैसे यहाँ पे 1 पुट किया, 2 पुट किया, n पुट किया, तो ये सबके सब क्या बन जाएंगे मेरे पास, 0। इतनी बात समझ आई बेटा कि मेन पर्पस था क्या, आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो मेरे पास जो जे है वो इन्हीं के बीच में से तो होगा, 1 से लेके n तक के बीच में, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू में जे रखती हूँ तभी ये यहाँ पे मेरे पास 1 होगा और ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी और सभी जगह ये 0 बन जाएगा, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई किस तरीके से किया, ओके। तो मेरे पास ये चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने ये चीज क्यों लिखा, देखो जब मैंने हैमिल्टन इक्वेशन आपको करवाई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, तो वहां पे मेरे पास क्या था, मेरे पास था क्यू आई डॉट, या हम इसको लिखते थे क्यू आई डी क्यू आई अपॉन डी टी, मेरे पास क्या हो जाता, कल एच अपॉन कल पी आई, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कल एच अपॉन कल पी जे है, तो जे है तो यहाँ पे जे लिख देंगे और जे है तो यहाँ पे जे, तो ये चीज मेरे पास आगे निकल के कहाँ से आई, ये चीज समझ आ गया बेटा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, तो आई होप ये चीज तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब अगला सेम ऐसे ही अगला होगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पहले इसका मुझे चाहिए पी जे और एच का। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, मेरे पास ये दिस इज अ हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब यहाँ पे एक बार हमने लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा, ओके। अब देखो पहले समीशन तो ये एज इट इज रहेगा, पी जे कल एच माइनस कल पी जे कल एच, फिर कल क्यू आई पहले कल पी आई बाद में, फिर इंटरचेंज, ठीक है। किस तरीके से पॉइजन ब्रैकेट ओपन करते हैं ये चीज समझ आना चाहिए, ओके बेटा। याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट करो कि ऐसे हमें ओपन करना है, फिर कैसे भी टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन आ जाए, आपको अगर ये चीज लॉजिक पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पी जे का क्यू आई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्या पार्शियल डेरिवेटिव, क्या पी जे मेरे पास जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, नहीं है, तो इसको अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव करी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, सिंपल सी चीज है, टी क्यू आई पी आई, क्या मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में या इसको इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकती हूँ, नो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन नहीं है। सेम का सेम से तो हम देखेंगे, ठीक है बेटा। अब ये चीज मेरे पास 0 बन गई, मेरे पास रिमेनिंग बचा ये, तो माइनस साइन बाहर और ये चीज मेरे पास आ गई, सेम वही चीज जो अब तक मैंने आपको कराई है, क्या। अब मेरे पास यहाँ पे समीशन है, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, समीशन की बात करें तो पी यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट कर दिया, 2 पुट करो, सोन करते करते एन पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास पी जे है, ठीक है, ये भी अगर जे की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास P1 आएगा, जे की वैल्यू 2 पुट करूँ तो P2 आएगा, P3 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये P1 जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, आई की वैल्यू 1 2 से लेके n तक पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज आएंगी 3 से लेके Pn। तो एक बात समझो बेटा, जो J है मेरे पास यहाँ पे Pj है, वो मेरे पास P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, तो वो इन्हीं में से तो आ रहे हैं 1 से लेके n तक, इन्हीं में से तो कोई ना कोई एक होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे J रख दिया, ठीक है। तो मैंने जब J रखा तो जो डिफरेंट डिफरेंट है ये सब क्या हो गया मेरे पास 0, मेरे पास सेम वाला यहाँ पे 1 आया और दिस
दिस, और ये भी मेरे पास 0, तो इसकी वैल्यू आगे निकल के ये माइनस साइन एज इट इज। दूसरी चीज़ आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू में मान लूँ 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, कल P1 अपॉन कल P1, ठीक है, कल H अपॉन कल Q1, प्लस यहाँ पे कल P1 अपॉन कल P2, ठीक है, कल H अपॉन कल Q2, सो ऑन करते करते हम जाएंगे जब यहाँ पे कल P1 अपॉन कल Pn, कल H अपॉन कल Q2। अब देखो जब जैसे ही मैंने J की वैल्यू 1 रखी, तो ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे नोटिस, डिफरेंट डिफरेंट है तो वैल्यू 0, डिफरेंट डिफरेंट है तो वैल्यू 0, सेम है तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास की वैल्यू 1 बन जाएगी और दिस आ जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे गई, कहा गया है कि जब ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो इनकी वैल्यू 0, जब ये सेम होंगे तभी मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर i की वैल्यू में यहाँ पे j वाला, अगर i की वैल्यू j होती है मेरे पास, तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी और ये आएगा। और कहीं पे भी अगर i की वैल्यू में 1 2 3 कुछ भी पुट कर रही हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सब जगह 0 बन जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज मेरे पास हो गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कल H अपॉन कल QJ और नेगेटिव साइन के साथ। अब इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, वही हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन की हेल्प से। कैसे, जब हम वहाँ पे PI की बात करते थे, ठीक है, PI डॉट की, इसको हम लिखते थे DPI अपॉन DT। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता था बेटा, कल H अपॉन, यहाँ पे PI है तो यहाँ पे आएगा मेरे पास QI और नेगेटिव साइन जब PI की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, माइनस के कल H अपॉन कल QJ है, तो यहाँ पे J हो जाएगा, यहाँ पे J हो जाएगा और यहाँ पे J हो जाएगा। तो मेरे पास ये निकल के आ गया, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई ये। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो मेरे पास क्या होता है, कैनोनिकल हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, देखो वही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। क्या होती है मेरे पास, QI होता है, यहाँ पे PI होता है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, D अपॉन डी टी इसका किया, D अपॉन डी टी इसका किया, इक्वल टू लगा दे दोनों साइड, यहाँ पे कर्ल H और यहाँ पे भी कर्ल H। यहाँ पे QI की बात चल रही है तो यहाँ पे PI आएगा, और यहाँ पे PI की बात चल रही है तो यहाँ पे QI आएगा, और PI के केस में माइनस साइन। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो मेरे पास ये चीज़ थी, तो मेरे पास यहाँ से जो ये चीज़ है, जो मेरे पास अभी ये निकल के आया था यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, अभी आपने देखा ये चीज़, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है therefore Hamilton canonical equation can be written as, हम जो हमारे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ये थी, तो इनको हम ये चीज़ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ देखो, जब मैंने पहली वाली टर्म निकाली तो मेरे पास आया था दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आई थी। और ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे देखो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास यहाँ पे आई थी, कल H अपॉन कल PJ, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो मेरे पास ये किसके, देखो यहाँ पे यहीं से भी पता चल जाएगा और वहाँ से भी हमने ऑलरेडी बता दिया, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन से तो लिखा है ये चीज़। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास अगर J के लिए लिखूँ मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे कल H अपॉन कल PJ, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस QJ और H का पॉइसन ब्रैकेट। बात समझ आई। सिमिलरली इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगी, PJ डॉट, और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है दिस PJ और H का पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ध्यान दे सकते हो। जब हमने यहाँ पे किया था तो
तो मैंने हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन की हेल्प से तो बताया था दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल है। फिर यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया, तो वो मैंने उसी के उससे बताया था। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि जो हमारे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास ये है, ठीक है, इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू जो निकल के आई है मेरे पास, जो पीछे थी, वो ये निकल के आई है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू निकल के आई है मेरे पास ये, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। तो हम जो हमारे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन थी ये वाली, तो हमने इनको चेंज कर दिया इसमें, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? ओके, और जे की वैल्यू 4 जे की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे, लेट एफ इज एनी फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। मेरे पास यहाँ पे कोई भी एफ एक फंक्शन है जो कि हमारे पास किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम टी का, वही चीज़ जो अब तक में हम करते आए हैं। मेरे पास एफ कोई भी एक फंक्शन है टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड मोमेंटम का, तब देखो क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं एफ का अगर मैं टोटल डेरिवेटिव लूँगी, अब मेरे पास एफ किसका फंक्शन है बेटा, एफ फंक्शन है मेरे पास टी का, Q1 Q2 से लेके Qn का, P1 P2 से लेके Pn तक का इनका फंक्शन है, ठीक है, इतना क्लियर। तो जब मैं इसका टोटल डेरिवेटिव करूँगी तो मैं क्या करूँगी, एफ का करूँगी Q1 के रिस्पेक्ट में, Q1 का करूँगी टी के रिस्पेक्ट में, यही प्रोसीजर होता है। फिर एफ का करूँगी Q2 के रिस्पेक्ट में, Q2 का टी के रिस्पेक्ट में, सो ऑन करते करते जब हम जाएंगे तो एफ का करूँगी Qn के रिस्पेक्ट में, Qn का करूँगी टी के रिस्पेक्ट में। तो ये काम तो हमने कर दिया इसके लिए, इतने पोर्शन के लिए। अब बात आती है इनके लिए और इसके लिए बाद में। फिर मैं एफ का करूँगी P1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और P1 का T के रेस्पेक्ट में, फिर P2 के रेस्पेक्ट में, फिर P2 का T के रेस्पेक्ट में, सो ऑन करते करते जाएंगे, फिर Pn के रेस्पेक्ट में, Pn का T के रेस्पेक्ट में। फिर इसका काम भी हो गया हमारे पास। अब रहता है मेरे पास टाइम T का, तो F का करूँगी मैं T के रेस्पेक्ट में और T का करूँगी T के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कल एफ अपॉन कल टी एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे ये मेरे पास हमने ले लिया समीशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके मेरे पास n तक, 1 से लेके n तक, कल एफ अपॉन कल क्यू आई और डी क्यू आई अपॉन डी टी। सिमिलरली पी वाले के लिए कर लिया, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, कल एफ अपॉन कल पी आई और टी पी आई अपॉन डी टी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या किया, दोनों में समीशन कॉमन है तो मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, इतना क्लियर बेटा। अब आगे देखो, कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये टर्म यहाँ पे आई और ये टर्म यहाँ पे। अब देखो, इसको मैं डी क्यू आई अपॉन डी टी को मैं ये लिख सकती हूँ इस तरीके से, इसको ये लिख सकती हूँ, सिंपल सी चीज़ है। और ये चीज़ तो हमें पता है कैनोनिकल हैमिल्टन इक्वेशन से, क्या हमें क्या चीज़ पता है कि अगर मेरे पास, अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, याद करने का तरीका ध्यान रखना। एक बार मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे क्यू आई, दूसरा आएगा पी आई, यहाँ पे इसका डी अपॉन डी टी करो, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, यहाँ पे इसका डी अपॉन डी टी करो, ठीक है, इसको करते हैं हम इससे डिनोट, और इसकी वैल्यू मेरे पास इक्वल टू होती कल एच यहाँ पे इक्वल टू कल एच यहाँ पे क्यू आई की बात चल रही है तो पी आई, यहाँ पे पी आई की बात चल रही है तो यहाँ पे क्यू आई। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब पी आई के केस में माइनस साइन, ओके, वही चीज़ देखो मैंने इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया था, ये डी पी आई को ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, कल एच अपॉन कल पी आई, रख दी वैल्यू। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या, माइनस के कल एच अपॉन कल क्यू आई, पर नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इस। अब देखो क्या ये मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है, देखो चेक करो किस तरीके से, समीशन आई गोज टू 1 to n, कल एफ कल एच माइनस साइन है, पहले क्यू आई है फिर कल पी आई है, फिर अब पलट दिया, तो ये तो मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है, पर किसका बन रहा है, जो पहले है, और पहले वाले के नीचे क्यू आई होता है। इतना क्लियर हो गया। तो पॉइजन ब्रैकेट एफ एंड एच,
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एस एच सॉरी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरे पास में यहाँ पे जो फंक्शन एफ था वो फंक्शन किसका था, टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड मोमेंटम का। जब उसका मैंने टोटल डेरिवेटिव किया तो वो मेरे पास इसके इक्वल निकल के आया, ठीक है। देखो बेटा यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गए। अब आगे देखो, यहाँ पे बोला देयरफॉर एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ दिस। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर ये है मेरे पास तो ये हो जाएगा, अगर कहीं पर ये है तो ये हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं मान के चलूँ इफ, शुरू में मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास इनका पॉइजन ब्रैकेट प्लस दिस, ये इक्वल टू क्या है, जीरो, मतलब ये वाला पोर्शन में इक्वल टू जीरो लेके चल रही हूँ, तब मेरे पास क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट से, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास डी एफ इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन जब लूँगी मैं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ कि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन, यहाँ पे एफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अगर एफ मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करती हूँ तो वो क्या आता है मेरे पास, इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर। तो ये आगे बात समझ कैसे किया हमने, अगर मैं ये लेके चल रही हूँ तो ये आ जाता है, अगर कांस्टेंट लेके चल रही हूँ तो ये जीरो बन जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये जीरो है तो ये मेरे पास क्या रहा है, कांस्टेंट, इफ एंड ओनली इफ का केस, ठीक है। इतना क्लियर समझ आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इफ एफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी। अगर मेरे पास एफ जो है टाइम टी पर डिपेंड नहीं करता है एक्सप्लिसिटली, देन एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू जीरो। अब ये चीज़ क्या बोल दी, देखो अब तक तो मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन चल रहा था कि कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो दिस इक्वल टू जीरो। अब क्या बोल दिया उन्होंने कि जो मेरे पास एफ है वो टाइम टी पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कल एफ अपॉन कर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़, ये जीरो बन गया, तो आप ये लिख सकते हैं एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ, इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास बन जाएगी जीरो इन दिस केस, इस वाले केस में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, सिर्फ ये लिखा एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू जीरो। क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाली लाइन ऐड कर दी। ओके बेटा, तो यहाँ तक का ये पोर्शन निकल गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसी को हम बोलते हैं पॉइजन थ्योरम, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉइजन थ्योरम। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं पर भी आपको पॉइजन थ्योरम लिखने के लिए आती है तो आप ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको कराया ये पूरा का पूरा आप लिखोगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है।